हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कहानी भानावत, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज, उदयपुर से। पिछले लेक्चर में अपन ने यूनिट 3 में पुनरुत्थान काल की कला के बारे में पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज अपन रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को लोग केवल कवि के रूप में ही जानते हैं, जबकि इनका जीवन व व्यक्तित्व विविध आयामों से परिपूर्ण था। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृति जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था वह थी गीतांजलि। इनके व्यक्तित्व में जहाँ उत्कृष्ट कोटि की काव्यात्मक प्रतिभा छिपी हुई थी, वहीं कहानी, उपन्यास, लघु कथाएँ, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज जैसी साहित्य की विविध विधाएँ भी छिपी हुई थी। वे एक उच्च कोटि के दार्शनिक एवं विचारक भी थे। उन्होंने साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र एवं विविध अन्य मानवीय पहलुओं पर काफ़ी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। उनके पूरे जीवन काल को हम कुछ भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आएगा उनका जन्म और कला यात्रा। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जोरासांको, कलकत्ता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बाल्यकाल में किसी भी चित्रण टेक्निक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। चित्रकला के अभ्यास को उन्होंने बड़ी तन्मयता व निष्ठा से अविराम रखा। उन्होंने सैकड़ों चित्र व रेखांकन बनाए। उनकी अपनी व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर जो रंग व रेखाएं उभरी, वे चित्र बन गई। रविन्द्रनाथ ठाकुर के भतीजे अवनींद्रनाथ ठाकुर चित्रकला में पूर्ण दक्ष थे और उसी के साथ वो कार्य कर रहे थे। रविन्द्रनाथ ने उन्हीं के संपर्क से चित्रकला की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा प्राप्त की। वह शब्द व साहित्य के क्षेत्र में अलग अपनी रचनात्मक शक्ति के आधार पर चित्रकला के क्षेत्र में सरलता से नैविष्ट हो गए। शुरुआत में उन्होंने केवल शाही के पेन से रेखांकन करके कला प्रारंभ की, जिसमें काल्पनिक पक्षी या जानवर जैसे आकार की बहुतायत मिलती है। उसके बाद आता है भारतीय आधुनिक कला के प्रणेता। वे विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। कविता लिखते समय शब्दों या पंक्तियों को रेखाओं से मिटाने पर जो अकल्पित आकार बनता, उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वे इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर ध्यान दिया। भारतीय कला के इतिहास में यह अभूतपूर्व प्रयोग था। रविन्द्रनाथ ने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला न पकड़कर कला की आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा। उन्होंने आंतरिक जीवन की प्रेरणा से कला निर्मित की। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पांडुलिपियों में गलतियों को अपने लिए प्रेरणा माना। वह लिखा है, कुछ रेखाओं से शांत करुणा की अभिव्यक्ति होती थी तो कुछ से रोष। मैं तब ये नहीं जानता था कि ये आकृतियाँ मेरी सौम्य कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में परिणित हो जाएगी। एक और जहाँ उनकी चित्रकला को हम पाश्चात्य भारतीय आधुनिक कला के निकट पाते हैं, वहीं दूसरी ओर चाइल्ड आर्ट के करीब भी पाते हैं। कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों को नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा है कि शिशु के द्वारा निर्मित चित्रों में मन की कल्पना का जो अपर्याप्त प्राचुर्य और जो मन में आया उसे चित्रण करने की सहज प्रवृत्ति मिलती है। उसे रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों में खोज पाना कठिन है। टैगोर की कला रेखाओं और लयात्मक माधुर्य की परंपरा से संबद्ध रही है, जो भावप्रवण एवं अभिव्यंजना कौशल से परिपूर्ण है।
रविंद्र स्वतंत्र चित्रकार थे। उनके चित्र नाटकीय व आकस्मिकता से पूर्ण है। उनके चित्रों में मनुष्य व प्रकृति का घनिष्ठ संबंध परिलक्षित होता है। उनकी आकृति, भंगिमा, रूप व रेखा निराली है। उनकी सौंदर्य चेतना के पैमाने अलग अलग हैं। भारतीय लघु चित्रों व अजंता के भित्ति चित्रों में जो लय है वही टैगोर के चित्रों में है। रविंद्रनाथ के चित्र परंपरावादी भारतीय यूरोपीय रूप विधान व प्रमुख कला की सामान्य अभिव्यक्ति का सम्मिश्रण है। अब हम उनकी प्रमुख प्रदर्शनियों के बारे में जानेंगे कि उनकी जो मेन जो एग्जीबिशन है वो कहाँ कहाँ पर लगी थी। सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस की गैलरी पिगाल में हुई, जिसकी यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने प्रशंसा की। साथ ही यूरोप व अमेरिका की कला दीर्घाओं ने उन्हें खरीदा तो सभी आश्चर्य विभूषित हो गए। बाद में लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क व मॉस्को में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी। सन 1932 में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कलकत्ता में हुई। 1933 में रविंद्र बाबू की चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में भी लगाई तो भारतीय जनता दंग रह गई। सन 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में उनके 4 चित्र सम्मिलित किए गए। उनके चित्र स्वांतः सुखाए थे। एक जगह उन्होंने लिखा है कि लोग मुझसे मेरे चित्रों का अर्थ पूछते हैं, उद्देश्य पूछते हैं। उनके उत्तर मैं चित्रों की ही भांति मौन से ही दे देता हूँ। उनके चित्र अनंत विस्तृत मौन जगत का बिंदु मात्र है। रविंद्रनाथ के अधिकतर चित्र ऐसे दिखते हैं कि वे तत्क्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा बिना पूर्व विचार के बनाए गए हैं। नारी चित्रण। रविंद्रनाथ सौंदर्य उपासक व श्रृंगार वृत्ति के कलाकार थे। उनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी था, विशेष रूप से भारतीय नारी। उनके चित्रों में नारियों के सहज, सरल, भावपूर्ण चेहरे दिखते हैं, जिनके विभिन्न रूपों में बसंत और प्रेम की भावनाओं का गहन जगत देखा जा सकता है। इनके रविंद्र बाबू ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने सभी प्रकार के रंगों को प्रयोग किया। शाही का भी प्रचुर मात्रा में वे प्रयोग करते। जब कलर नहीं मिलता तो वे फूलों की पंखुड़ियों को दबाकर रंग को काम में लेते। वे रंगांकन पद्धति सामग्री से आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देते थे। उनके प्रमुख चित्रों के शीर्षक। प्रमुख चित्रों में विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया पक्षी है। उनके सभी चित्र शक्तिशाली व प्रभावोत्पादक है। उनकी कला पूर्ण रूप से उनकी प्रतिभा संपन्न आंतरिक जीवन की प्रतिमा है। जब उनको उनकी चित्रकला के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, शाम रंग भरी हो जाए। कुमार स्वामी ने उनकी कला के विषय में लिखा कि उनकी मौलिक सहज सिद्ध अभिव्यक्ति असामान्य नित्य युक्त प्रतिभा का साक्ष्य है। घनिष्ठ कला प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। उनके कला संबंधी विचार पॉल क्ले के विचारों से मिलते हैं। थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफ़ेद धागे जैसे चित्रों में मानव जीवन का व्यापक दार्शनिक विचार है। प्राचीन कानाफूसी जैसे चित्र स्मृति व्याकुल है।
तो कई प्रकृति से घनिष्ठ संबंध की जीवंत झांकी प्रस्तुत करते हैं। रविंद्रनाथ को विश्व के अनेक आधुनिक शैलियों में कार्य करने वाले चित्रकारों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने यूरोप की यात्रा की, तब फ्रांस के कलाकारों व समीक्षकों ने उनके चित्र देखे तो पेरिस में प्रदर्शनी का सुझाव दिया। यह प्रदर्शनी बहुत ही सफल रही। रविंद्रनाथ जापानी व चीनी चित्रण पद्धतियों के अध्ययन के लिए जापान में लगभग 3 महीनों तक रहे। रविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया है। रविंद्रनाथ एक समर्थ साहित्यकार, संगीतकार व कुशल चित्रकार भी थे। उन्होंने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उनकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कृति गीतांजलि आज भी गुंजायमान हो रही है। उनकी सृजन, साहित्य, संगीत व कला हमारे लिए अमूल्य सौगात है।